नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द राजस्थान। दोस्तों, आज हमारे साथ मकराना विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि कर्नल केसरी सिंह जी है। कर्नल साहब, आप एक सेना में अधिकारी होते हुए बीच सर्विस से वीआरएस लेते हैं और क्षेत्र में आके और आप काम करने में लग जाते हैं। ना आपने किसी से सलाह मशुरा किया, ना कोई पार्टी ज्वाइन की, और क्षेत्र में आपका जो काम है वो दिखने लग गया सिर्फ 2.5 साल में। जय हिंद साहब। आप इसको दो नज़रिए से देखते हैं। आप कहते हैं विधानसभा क्षेत्र, ये तो मेरा गांव है, मेरा घर है, यहाँ तो मैं पैदा हुआ था, मेरे पुरखे पैदा हुए थे, तो मैं तो मेरे गांव घर ही तो वापस आया लौट के। अब आप देखिए, छुट्टी आते थे तो गांव आते। आप जब बचपन गुजरा है, जब पिताजी जब हमारे एयरफोर्स में नौकरी किया करते थे, तब भी हम उनके साथ, हमारे पास कोई घूमने फिरने की कोई ऐसे कोई बाहर पिकनिकों की जगह तो होती नहीं थी। तो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी, उस टाइम भी यहाँ आते थे। होली दिवाली की छुट्टी में भी यहीं आते थे। तो ये तो अपना घर है, अपनी जगह है। एक कुछ ऐसे 3-4 इंसिडेंट हुए लाइफ में, तब जब ये लगा कि यार कहीं ना कहीं जो हमारी पहचान है, हमारा घर है, जहाँ से हमारे पुरखे जुड़े हुए हैं, जहाँ से हमारा धर्म है, उसके प्रति अभी कर्तव्य पूरे नहीं हो पाए और उसकी स्थिति सच में खराब है। तो अब ऐसी जुनून ऐसे होता है, फौजियों में आए और अब अपने घर में काम करने के लिए मुझे किससे पूछना पड़ेगा। मतलब मैं मेरे घर में, मेरी जन्मभूमि पे अगर काम करना चाहता हूँ मेरे लोगों का, तो इसके लिए मैं पहले किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाऊँ कि नहीं साहब, मैंने हमारे क्षेत्र में काम करना है थे मैं, ताकि पार्टी ज्वाइन कर हमारा घर में काम करूँ, ये तो वही को नहीं। फिर भी आप जो ये पैटर्न लेके चल रहे हो, ये फौज वाला पैटर्न लेके चल रहे हो, क्या आपको लग रहा है फौजी पैटर्न से चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, फौजी पैटर्न, अपन इसके 2 शब्द हैं। तो ये फौजी पैटर्न आपने जो यूज़ किया। दूसरा है कि एक संरचना की, एक संगठन की। आप कोई भी संगठन उठा के देख लीजिए, आप खुद एचआर डिपार्टमेंट में हैं, आप देखिए जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां या जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो फौजी पैटर्न फॉलो करती हैं। उनके अंदर जिस तरीके से ऑपरेशंस की ब्रांच होती है, एचआर की अलग से ब्रांच होती है, मैनेजमेंट की होती है, फाइनेंस की होती है, वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसको बांट के चलते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि आज की तारीख में ये जो क्षेत्र है जिसके अंदर हमको अपने लोगों की सेवा करनी है, ये बड़ा संगठित तरीके से, संगठित क्षेत्र नहीं है, बड़ा बिखरा हुआ क्षेत्र है। तो अगर यहाँ के युवाओं की ऊर्जा को, जो यहाँ युवा हैं उनकी ऊर्जा को एक दिशा में लगाएं जिसमें वो अपना कैरियर भी बना पाएँ, अपनी जन्मभूमि का विकास भी कर पाएँ और आसपास का माहौल भी सुधार पाएँ, एक संगठन इसी हिसाब से बनाने की कोशिश की गई है। मगर वो संगठन ना तो राजनीतिक संगठन है और ना कोई सामाजिक पर्टिकुलर उद्देश्य लेके चला हुआ है। वो तो जन्मभूमि के कल्याण के हिसाब से लोगों के योगदान को लेकर चला हुआ है। कर्नल साहब, राजस्थान की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस पार्टियां रही है सत्ता में, और आपने ना तो कांग्रेस का दामन थामा है और ना भाजपा का। आप दोनों पार्टी के प्रति बैलेंस बना के चल रहे हैं। साहब, भाजपा और कांग्रेस राष्ट्र स्तर की पार्टियां हैं। मैं तो बात सिर्फ मकराना की कर रहा हूं। मैं तो मेरे 40 बाई 42 किलोमीटर विधानसभा क्षेत्र जिसे आप कहते हो, जिसमें 135 गांव आते हैं, जिसमें आज की तारीख में 39 पंचायतें हैं, मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। एक पंचायत समिति है। यहाँ के जो 2,64,000 अभी जो मतदाता बन गए हैं, या 4,10,000 के आसपास की यहाँ की जो जनसंख्या है, जिसमें 1,78,000 ऐसे युवा हैं अभी जो 25 साल से नीचे के हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको राष्ट्र स्तर वाली और राजस्थान की राजनीति की बात कर ही नहीं रहा हूँ। और मेरा ये मानना है एज ए फौजी, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, एज ए फौजी मेरा ये मानना है कि हम फौजी, जैसे लोग, आपने 71 की लड़ाई में हमने लोंगोवाला पढ़ा। अब लोंगोवाला की जिम्मेदारी जब हमें दे दी, या मेजर शैतान सिंह जी को चुसूल की जिम्मेदारी दे दी, तो वो अपनी पोस्ट छोड़ के नहीं गए। अब पूरे भारत में क्या युद्ध हो रहा था, उसमें उस मेजर साहब को, चाहे वो मेजर कुलदीप थे लोंगेवाला में या मेजर शैतान सिंह थे, उनको पूरे भारत की लड़ाई को तो नहीं संभाल सकते थे वो, मगर उनको ये पता था कि मैं लोंगेवाला में यहाँ से दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और यहाँ मैं मेरा कर्तव्य निभाऊंगा। वही उन्होंने भी किया। सिमिलरली मुझे ये नहीं पता है कि आप किस स्तर पे क्या बात करना चाहते हैं, पार्टियां क्या कर। साहब, मेरी जन्मभूमि की हालत खराब है। जो बाटो है ना संगमरमर को, ओरिजिनल संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट 98% एंड अबाउ, वो अठे निकले। ठीक है, 8,000 करोड़ रुपया को सालाना रेवेन्यू अठे आवे। बिल्कुल। ना कुचामण में भाटो निकले, ना डीडवाना में, ना डेगाना में, ना पर्वतसर में, ना किशनगढ़ में, कटे बाटों को निकले, अठे निकले बाटो। मगर ये सारे नाम जितने मैंने लिए ना, वो सारे विकसित हैं, हमसे बेहतर हैं और हम सबसे पिछड़े हुए हैं। क्यों? मेरे ही इन 4,10,000 लोगों के साथ में इतना, कहते हैं ना, सेकंड ग्रेड का व्यवहार क्यों?
हमारे यहाँ कोई डिफेंस नहीं, हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं। एक झूठ मूठ का कॉलेज बनाए 3 कमरों के अंदर, सरकारी कॉलेज जिसमें 8-8 फुट तो पानी चढ़ जाता है। कोई बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हमारे यहाँ नहीं। रोडवेज की बसें इधर से आती हैं, उधर से बाहर निकल जाती है, हमारे यहाँ कोई रोडवेज की बस नहीं। हमारे यहाँ का जो बांका पट्टी का एरिया, जो गच्छीपुरा साइड का एरिया है, उसके अंदर आप चले जाओ तो ऐसे लगता है कि आज के 50 साल पहले के एरिया में जी रहे हैं। और जितनी यहाँ की आज की तारीख में राजनीति, क्यों? क्योंकि राजनीति का जो आदमी है, जो हमारा जनप्रतिनिधि है, वो इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब एक एसडीएम एडीएम से लेकर एक डिप्टी, एक सीआई से लेकर एईएन एक्सईएन को लेकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं और मूलभूत चीज़ें हैं, उनको एक एमएलए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ की एमएलए स्तर की जो राजनीति है वो पिछले मेरे हिसाब से जब से लोकतंत्र हुआ है तब से वो मकराना के शहरी क्षेत्र तक सिमट के रह गई। यहाँ के खान वाले, यहाँ के गोदाम वाले, यहाँ के सबर्ब यानी शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, इन्होंने एक तरह का वो होता नहीं कि वो दिल्ली दरबार हो गया है। अच्छा। और वो बेचारा जो पिछड़ा हुआ इलाका है, मंगलपुरा, सीढ़ियाँ, उधर आप जाओ सरनावड़ा, सब इसके पीछे हो। उस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है, कोई लगाव नहीं। 4 साल तो जाते ही नहीं है लोग वहाँ। अब आखिरी का 1 साल में जब इनको लगता है कि नहीं अब जाना है, वोट लेना है, लोग सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वहाँ के हर 36 कौम के लोगों से पूछो, आपको बताएंगे कि वोट की राजनीति। इसलिए, और हम वहाँ के रहने वाले हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हम कहते हैं साहब आपके शहर में तो यहाँ जितनी लाइट आती है उसकी 25% भी लाइट हमारे वहाँ नहीं आती। नहीं। यहाँ जितना पीने के पानी की अभी, हालांकि यहाँ पर गंदगी बहुत है, कचरा बहुत है, हालत खराब है। पूरे राजस्थान की सबसे अमीर नगर परिषद है ये, मगर पूरे राजस्थान की जितनी नगर परिषद है उनमें सबसे बुरा हाल है यहाँ पर। डेवलपमेंट के तौर पर एकदम खत्म है सब डेवलपमेंट के तौर पर। एक सीधी सी बात बताता हूँ, मकराना में 2000 में जब मैं अधिकारी बना था, कमीशन अधिकारी बना था, तब जब मैं अधिकारी बना उस साल मकराना में 1 लाख से ऊपर मजदूर रोज आता था काम करने। ट्रेनें भर भर के, बसें भर भर के, 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, 100-150 पार्टियां माल खरीदने आती थी, होटलों में जगह नहीं होती थी। उस समय पूरे भारत की औसत आय से मकराना की औसत आय 150% ज़्यादा थी। 150%, इतना मकराना में पैसा आ रहा था। और वो 23 साल के अंदर कहाँ चला गया? आप कुचामण में देख लो, आज सारे जिला लेवल की चीज़ें, कुचामण, डीडवाना, पूरा बिजनेस चला गया किशनगढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो नेतृत्व था उसने तो इतना सत्यानाश करा, ट्रांसपोर्ट यूनियन तक यहाँ की, भाई आदमी, गरीब आदमी कम से कम ट्रैक्टर चला ले, ट्रॉली चला ले, अपने ठेला लगा ले, सिस्टम लगा ले, ट्रांसपोर्ट यूनियन तक तोड़ दी गई है। अच्छा। आज की तारीख में मकराना के अंदर संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवसाय नहीं। और मकराना वाले अब इस लेवल पे भी उतरते जा रहे हैं कि मकराना का जो ओरिजिनल पत्थर है उसको छोड़ के दूसरे वाले पत्थरों को भी, मतलब कहते हैं ना, अपनाने लगे। हमारी जो पहचान है, हमारी जो आत्मा है, वो तो यहाँ का संगमरमर है। आज आप मुझे बताओ, अगर मकराना का व्यापारी ये कह दे कि भैया मेरा संगमरमर है, ये मेरी पहली ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड। लोगों को ये नहीं पता कि 360 साल पहले जब ताजमहल बन गया तो लोग दुनिया में जानने लग गए थे कि साहब संगमरमर चीज़ क्या है। 350 साल में जितने दुनिया में बड़े बड़े महल बने हैं, होटलें बनी हैं, मंदिरें, मस्जिद, अभी राम मंदिर उसका गर्भागृह, उधर दुबई की मस्जिद से लेकर संसार के सबसे महंगा, सबसे सुंदर पत्थर, ये अपने आप में प्रेस्टीज इशू है। बिल्कुल। इसको लगाया जाता है, ये ऑर्गेनिक है, इसको लगाने से स्वास्थ्य पे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। उस पत्थर को छोड़ के, और वो जो भाटे बिक रहे हैं दोड़े, चिरा चिरा के पॉलिश कर करके, उससे तो किशनगढ़ जैसे बिजनेस चल रहे हैं। और हमारा मकराना जो ये चीज उपजाता है, सफेद सोना, उसकी दुर्दशा देखो। बिल्कुल। तो इसलिए ना साहब, लोग कहते हैं भाई राजनीति, आप कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अच्छी बात, मैं सबकी कदर करता हूँ। अच्छा, मैं तो मेरी जन्मभूमि पे आया हूँ और मेरा काम है। कर्नल साहब, तो क्षेत्र की या आपके मकराना क्षेत्र की या प्रदेश की सबसे बड़ी आज के दिन आवश्यकता क्या है? सब ये बहुत सही सवाल है। सबसे बड़ी आवश्यकता क्या? आज कर्नल साहब आपके सामने क्यों बोल पा रहे हैं? एक छोटे से गांव से निकला हुआ, एक ढाणी में, कच्चे घरों में पैदा हुआ व्यक्ति आपके सामने इतनी बात क्यों कर पा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये बात किसी जाति विशेष के लिए नहीं बोली थी, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमने शिक्षा पे ध्यान रखा, पढ़े लिखे, 21-22 साल की उम्र में अधिकारी बन गए, 20 साल नौकरी करी। आज वापस आया तो मुझे ये पता है कि मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है मेरे युवाओं के रोजगार की। आज की तारीख के अंदर साहब, हिंदुस्तान की औसत उम्र 28 साल है, 46% व्यक्ति जनसंख्या हमारे 25 साल से नीचे के हैं। हमारे मकराना में 1,78,000 ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो 25 साल से नीचे की है।
साहब इनको रोजगार तो दोगे या मजदूर बनाओगे? क्या भाटा ही फोड़ेंगे ये? अच्छा, मजदूरी भी यहाँ पर इतनी असंगठित है, यहाँ बाड़े में इतने बच्चे काम करते हैं, कोई ESI नहीं है साहब, कोई PF नहीं है, कोई इनके पीछे बैकअप नहीं है। खान में गरी जाके मजदूर अगर मर जाता है तो उसके पीछे धरना दो, 2 दिन तक उसकी लाश मत उठाओ, उसके बाद में कोई 5-10 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब एक कहते हैं ना, क्या मचा रखा है सिस्टम, समझ में नहीं आता। तो पहली रिक्वायरमेंट है 5 साल मकराना युवाओं का रोजगार, दह रोजगार। अभी मैं गया था सिंगापुर थोड़े दिन पहले, उसके बाद इंडोनेशिया गया और थाईलैंड होता हुआ, वो पूरा रूट था मेरा। बिल्कुल, वो जानकारी हमको आपके सोशल मीडिया के थ्रू मिली थी। मैंने वहां जाके देखा कि आज, अब थाईलैंड की बात करता हूँ, थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसमें उनकी औसत उम्र अभी 60 साल पहुंचने वाली है। अच्छा, मतलब अगले 4 साल में वहाँ की 57 से 58% जनसंख्या 60 से ऊपर निकल जाएगी। यही हाल सिंगापुर का, ये हाल फिलीपींस का है। वहाँ के वो युवा नहीं है हमारे जैसे, और वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो हमसे आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं, उनके पैसे की वैल्यू ज़्यादा है हमसे, तो आप देखिए वहाँ सैटरडे संडे को वहाँ के युवाओं को ब्रेक चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर हम यहाँ छोटे छोटे कोर्सेज करा के, जब मैं उनसे कांटेक्ट करके आया, वो कहते साहब भेजो ना, हमें तो आप कितने भेज सकते हो, लड़के भेजो, यहाँ काम संभालेंगे, मैनेजर, लैंग्वेज सिखाओ उनको, हमारी लैंग्वेज सिखाओ। 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए महीना कमाना मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ युवा क्योंकि बेरोजगार हैं, और आज की तारीख में स्मार्टफोन सबकी रिक्वायरमेंट है, स्मार्टफोन को लिए बैठे रहते हैं और सारे दिन वो एक जैसे कोई अफीम का नशा होता है ना, वैसे उसका इंस्टाग्राम का और रील का और वो नशा है डायरेक्शन। इसी का यूज़ आज की तारीख में उन बच्चों को ये बताने के लिए भी किया जा सकता है कि बेटा तुम्हारे कैरियर में ये हो सकता है और तुम्हारी नौकरी यहाँ लग सकती है। बिल्कुल। तो रोजगार, मेरा ये मानना है, इस प्रदेश की, राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। और मेरे मकराना की तो साहब ये भयंकर, मेरा जो इंटरनल आंकड़ा है, जो मैंने, हमारी टीम ने सर्वे किया और हमने देखा, हमारे यहाँ मकराना में जो बेरोजगारी है ना, वो तक करीबन 40 से 45% तक तो पहुँच चुकी है। आपके अनुसार मकराना में शिक्षा और रोजगार दोनों को लेके बहुत बुरी स्थिति है। साहब सरकार ने खूब पॉलिसीज, खूब पैसा दिया, मगर आपने बीच में किसको बैठा रखा है? आप एक मान के चलिए, अगर आप एक भेड़ों के झुंड के आगे शेर को लगा देंगे तो भेड़ें भी लड़ती है, बिल्कुल, और शेरों के झुंड का नेतृत्व अगर भेड़ को दे देंगे तो वो शेर भी हार जाएंगे। ये हमने देखा है, इतिहास भी देखा है, एग्जाम्पल भी देखा है हमने। हमारे यहाँ एक वो जातिवाद का झाड़ा होता है ना, ऐसे ऐसे करके, वो एक झाड़ा ऐसा शानदार लगा रखा है यहाँ कि 70 इनको लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि 60, 70, 65, 70 साल के लोग जिन्होंने कॉलेज में शायद कभी कोई फंक्शन अटेंड किया होगा, कॉलेज ही नहीं गए, कुछ तो ऐसे हैं जो हायर सेकेंडरी तक नहीं पहुंचे, उन लोगों को हमने नेतृत्व संभाला रखा है। और अब आप उनसे आशा करो कि साहब वो आपके लिए शिक्षा ले आएंगे, आपके लिए रोजगार ले आएंगे। ये हमारी गलती, नेतृत्व की जो फेलियर हुआ है उसके चक्कर में, वरना बाकी जगह भी तो पूरे नागौर की 10 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा उम्रदराज MLA हमारे हैं मकराना, सबसे कम पढ़े लिखे MLA हमारे हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं मकराना, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रॉयल्टी में वो हम। तो वो बात है ना कि आपने एक अच्छी सुशील सुशिक्षित कन्या जो होती है, ठीक है, इसमें सर्वगुण संपन्न एक कन्या है जिसके पास, जो खुद नौकरी भी करती है, आप उसको एक अनपढ़ और एक बुजुर्ग के साथ पढ़ना दो कि नहीं साहब हम उसको इज्जत करते हैं, ये हमारे जाति का है, तो आपको क्या लगता है कि उस कन्या का और उसके बच्चों का भविष्य ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हमारे पास ये होता है, हर 5 साल में हम हमारी इस बहुत सुंदर इस मकराना की जो पूरी काया है, इसको इनके हाथों में सौंप देते हैं। और इनकी भी एक स्पेशलिटी है, इन्होंने ऐसे ऐसे सौदागर बना रखे हैं जो कन्विंस करके लाते हैं, और इससे तो ब्याह करके तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, फिर 5 साल रोते हैं, फिर 5 साल में भूल जाते हैं। तो ये हमारे मकराना का पैटर्न चल रहा है साहब। आपके बहुत सारे वीडियो देखा सोशल मीडिया, तो उस पर एक आप सहभागी समाज की बात करते हैं। सहभागी समाज या जो मूल OBC दलित हैं, इनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी लागू कर रखी है, तो आप इनके लिए स्पेशल क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, समझने की ज़रूरत ये है सिंपल। अगर हम पुराने ज़माने में देखें, जब गणतंत्र, अशोक के समय के बाद में जब गणतंत्र स्थापित हुआ था 22 गणराज्य भी थे, बराबरी का अधिकार, देखिए बराबरी का अधिकार किताबों में नहीं आता। अगर मैं आपको एक बुक हैंडओवर करूं कि साहब ये किताब है और इसके अंदर आइंस्टाइन के पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और ये सब कुछ, इसको जो आदमी ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो आदमी कम से कम किसी कॉलेज के बड़े से बड़े लेक्चरर का है। तो अब आपने वो किताब तो ले ली, अब क्या वो ज्ञान आ गया आपके अंदर? नहीं। सेम हमारा संविधान बन गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इनको अधिकार भी दे दिए गए, इनको अपने अधिकार यूटिलाइज करने नहीं आए, इनको अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं, इनका दुरुपयोग हो रहा है इन अधिकारों का, दूसरे लोग कर रहे हैं इनके लिए।
आज रिजर्वेशन दे दिया, पर मकराना में कितने सहभागी समाज की बच्चियों की या बच्चों की उन रिजर्वेशन के कारण नौकरी लगी? हमारे मकराना में तो कोई भी सहभागी समाज का, जिसको आप लोग एससी बोलते हो, हमारे तो कोई, हमने एडीएम एसडीएम कलेक्टर बनते हमने तो देखे नहीं भाई। वो बाहर वाले ही क्यों बन रहे हैं जहाँ पर शिक्षा का? तो आपने सिर्फ किताब में लिख देने से नहीं होता ना, उसको आपको सशक्त करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। अब आप कहते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बहुत पॉलिसीज है साहब, पर आज आप गांव में जाओगे तो सबसे गरीब घर जो मिलेगा आपको, सबसे हालत जो खराब मिलेगी, वो 5 घर उठा लो, उसमें से 4 घर आपको इन्हीं सहभागी समाज के मिलेंगे। तो आपने तो किताब में, संविधान में अपने सबने को लिख के दे दिया, पर संविधान में लिख के देने के बाद में सहयोग थोड़ी किया। आप अपने पुत्र, अपन ट्यूशन क्यों पढ़ने जाते हैं? अपने बच्चों को बाकी शिक्षा क्यों दिलाते हैं? अपन बच्चों को बैकअप क्यों देते हैं? किताबें खरीद दो, साल के शुरू में बेटा ये तेरी फीस भर दी, मैंने तेरी किताबें रख दी, अब तू जाने पास करके मेरे को बता देना। आप उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हो ना। मेरे मकराना में मुझे मेरे लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनना है, ताकि मैं उनके उन अधिकारों का वो उपयोग कर सकें। मेरे यहाँ के अगर बावरी, मेघवाड़, नायक, ढोली, रैगर अगर बिजनेस का फ़ायदा उठा सकें, शिक्षा ले सकें, बड़ी नौकरियां प्राप्त कर करें, सरकारी अधिकारी बने, तब तो वो जो बाबा साहब ने इतने साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था उसका फ़ायदा है। वरना हमारे लिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है। और हमारे यहाँ बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे सिर्फ इतना बताया जाता है कि बाबा साहब जय भीम जय भीम जय 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 भीम। अरे रुको भाई, भीम ने बोला क्या था? भीम ने बोला था पढ़ो। 106 साल पहले खुद एमए करने चले गए थे। अब हमारे यहाँ कितने के एमए? जो भीम 106 साल पहले एमए कर रहे थे, उनके अनुयायी आज की तारीख में अगर 8वीं पास व्यक्ति के लिए अंगूठा लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ वो भीमराव अंबेडकर के साहब का आज अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हकीकत है। आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी बात ही नहीं मान रहे। एक तरफ तो आप कहो साहब हे भगवान जय श्री राम, और आप फिर एक चाकू छुरी लेके कोई हत्या करने लग जाओ, तो अपमान हुआ ना भगवान का। अगर आप उनको भगवान के समक्ष मानते हो और वो आपको कहते हैं कि भाई शिक्षा, और आप जानबूझ के ऐसे ऐसे व्यक्ति छांटते हो। एक तो कोई 8वीं पास है, मैं आप गलत टॉपिक पे चला जाऊंगा, पर ये 8वीं 10वीं 12वीं वालों से इन बच्चों का भविष्य तो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, आपकी ये जो वार्ता सुनी, इससे लगा कि बड़ी पीड़ा है आपके मन में क्षेत्र के लिए। तो आप क्षेत्र के लिए आगामी क्या आपकी रणनीति है, किस तरह से काम करना आपको? सब रणनीति तो, ये रण तो है नहीं, ये तो जन्मभूमि है। तो मेरी जन्मभूमि नीति है एक सिंपल सी। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा है। राज करना नहीं है ये जो राज स्थापित है, जो जनता का राज है, उस जनता के राज में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नंबर 1, जैसे मैंने आज के 2 साल पहले ऑफिशियली घोषणा कर दी थी कि आजीवन एमएलए की मेरी तनख्वाह और मेरी पेंशन मेरे सहभागी समाज की बच्चियों की शिक्षा में जाएगा, ताकि बाकियों को भी समझ में आए कि बच्चियों की शिक्षा ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेरे युवाओं को 8वीं से ही रोजगार के लिए तैयार करूं, क्योंकि हमें पता लग जाता है हमारे औलाद को देखकर कि साहब ये 8वीं 9वीं 10वीं में कि वो कलेक्टर बनसी और सिपाही बनसी, पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जिसमें कम से कम एक सिपाही बनने की, एक थानेदार बनने की प्रतिभा नहीं हो सकता है सारे के सारे आईएएस नहीं बने, मगर वो बन सकते हैं। उसको गुमराह किए बिना 8वीं 9वीं 10वीं से अगर स्कूलों पे ध्यान दिया जाए, कैरियर काउंसलिंग कराई जाए, वाईफाई फैसिलिटी अगर उपलब्ध कराई जाए, किस लेवल के ऊपर, जो हर गांव के अंदर अगर आप जाते हैं लाइब्रेरी वहाँ बनाई स्थापित की जाए, रनिंग ट्रैक्स बनाए जाएँ, बच्चों के लिए ओपन जिम बनाए जाएँ, अगर ये सारी चीज़ें की जाएँ तो मेरा ये मानना है, और जो मेरे पास अपनी खूब सारी पॉलिसीज़ हैं जो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, मेरा ये मानना है कि हम यहाँ पर रोज़गार की जो दर है मकराना की, वो अगले 2 साल में डबल कर पाएंगे। और शायद 5 साल आते आते नागौर में सबसे अधिक रोज़गार, चाहे वो अग्निवीर संबंधित हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनसीसी से संबंधित हो, चाहे वो कोऑपरेटिव में हो, चाहे वो रोज़गार फॉरेन कंट्रीज़ में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, मैं मेरे बच्चों के साथ यहाँ पर कुछ लैंग्वेज के कोर्सेज हों। भाई मैं आपा मारवाड़ी सीखा, आपा हिंदी भी जाना, आपा इंग्लिश भी जाना। आप बताओ, अगर मैं अठाऊँ छाट और कोई टाबरा ने मान लियो 8वीं 9वीं 10वीं आपा जापानीज़ लैंग्वेज सिखाबो लाग जावा या जर्मन सिखाबो लाग जावा, और मैं सिर्फ बोलचाल के एवरेज भी सीख जावे अति सी, तो मैं आपने विश्वास दिलाऊं, और साथ में कोई आप आगे कोई इलेक्ट्रिकल्स को या एयर कंडीशनिंग को कोई डिप्लोमा कोर्स करवा दो, रोजगार की गठई कमी को नहीं साहब। मकराना का हर बच्चा 20-22 साल की उम्र का होने वाला बच्चा महीने के 50,000 से 1 लाख
इस दुनिया में कमाने लायक है, और मैं यही बात सिद्ध करना चाहता हूँ। एक और आपका मिनट लूँगा, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल। मैंने 5 बच्चियां मेघवाड़ समाज की गोद ली, जिसमें से 4 बच्चियों के पिता नहीं, उनकी माता नरेगा में जाती। उन बच्चियों को हमने थोड़ी बहुत सहायता करी, जो भी मैं शिक्षा की, उनकी किताबें जो भी कपड़े, उनकी फीस। अभी एक बच्ची के 12वीं में 92% नंबर आए, आर्ट्स में 92। बिल्कुल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेघवाड़ समाज की, बावरी समाज की, नायक समाज की, रैगर समाज की बच्चियों को, जिनके जो बहुत गरीब हैं, उनको जब अपन अपनी मदद से अधिकारी बनाएंगे ना अगले 4-5 साल में, और वो अधिकारी बन के जब आएंगी ना, तब लोगों में आत्मविश्वास जागेगा कि बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ क्या है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना, सदुपयोग कैसे करना है, और अपने आप को समर्थ और कहते हैं ना सामर्थ्यवान और अपने परिवार के कल्याणकार के हिसाब से कैसे बनाना है। सिर्फ यही थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई दुरुपयोग है और आप आईपीसी सेक्शन में फलाने ये में। जो बच्चियां सफल होगी तो ये एक संदेश जाएगा समाज में, और उससे जो बच्चियां हैं वो और आगे आएगी और सफल होगी। एग्जैक्टली, ये कोशिश है। अंत में आप मकराना वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि अभी 3 महीने बाद इलेक्शन है। सब संदेश तो मेरे लोग हैं, खुद के लोग हैं, और आपने आप अठेगा यहाँ और आपनो गांव है, अपना दादा परदादा 20-21 पीढ़ियों साथ ही रहता। और हकीकत यह है कि आपने कुछ छोटी मोटी गलतियां जो की हुई, मैं मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, आई होप यू वोंट माइंड इट, एंड आपने जो छोटी मोटी गलतियां जो हुई, अपना लोग नहीं समझ पाया, आपने ऊपर कोई भूत प्रेत को सायो हो, कोई झाड़ा लागेड़ा, तो आप अभी चक्कर के मायने सब पिछड़ गा साहब, सब पिछड़गा, आप डेगाणों पिछड़गा, डेढ़वाणों पिछड़गा, पर्वत सरू पिछड़गा, आपने टाबरा की नौकरियां खून लाग रही, आपने टाबर पिसा ले लिया, बट 12,000 पढ़ना पड़े, आपने बायां तो 12वीं के बाद में आप कटे भेजवा जोगा ही कौन रिया, बेलाया लाने को माने ब्याह कर भेजना पड़े, पानी हेठा आवक होनी, लाइटा कटे साहब, कोई दूसरा ने दोष देवा की जरूरत को नहीं, और दोष आपनो ही। क्यों आपनो है? आप देखो, घर देकर बर देकर 2 बात क्या करें, आप जाति देकर वोट दिया है ना, घर देकर वोट भी कौन दिया, आप तो जाति देकर वोट दिया, बर देकर वोट कौन दिया। आपको 5 साल और आने वाले समय के लिए अगर उसको गैंग वॉर को दूर रोकना है, उस नशे को यहाँ नहीं बढ़ने देना है, उसकी पहरेदारी करनी है, बच्चों के रोजगार के बारे में सोचना है, इन AEN, XCN, PWD के AEN, XCN से, पानी बिजली के, और उसके बाद SDM से, उसके बाद पुलिस से, इनसे अगर अपन को सही रूप में काम करवाना है तो साहब व्यक्ति तो थाने यहाँ को लाना पड़ी जो आने कंट्रोल कर सके थे, थाका सेटिस्फेक्शन खातर, ताकि जाति के हिसाब हो, थाका धर्म के हिसाब हो, अगर कोई यहाँ को आदमी ले आओ तो मैं आपने विश्वास दे रहा हूँ कि जी हाँ भाई, एक कॉलोनी के मायने 10-12 घर को नहीं हुआ है भाई, घरों के बीच में कोई खाली प्लॉट हुआ है या कोई गरीब को घर हुए, बस सारो कचरो ले भी के माए गिरा करे, वो ला रही रह जावे, भाई सारा बाकी पनप जावे, वो हाल आपनो बाड़ो है। हर चीज के मामले सब बुरो हाल आपनो बाड़ो, अगर आप अब के सही आदमी ने नहीं ले रहा है, मारो वो आप निवेदन है। दोस्तों, ये हमारे साथ कर्नल केसरी सिंह जी थे, जो आर्मी के पैटर्न पे एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी बातें कही है, सहभागी समाज को साथ लेके चलेंगे और जो भी योजनाएं हैं उनको ग्राउंड पे कैसे उतारना है, ये सबसे बड़ी इनकी बात है कि ग्राउंड पे जो भी योजनाएं हैं, सरकार ने तो योजनाएं बना दी, लेकिन क्षेत्र में ग्राउंड पे ये योजनाएं नहीं उतरती है। दूसरी जो वोट तंत्र है उसमें जाति तंत्र को जो घुसा दिया है, इस कारण ये मकराना जैसा क्षेत्र जहाँ पे इतनी रॉयल्टी आने के बाद भी बर्बाद हो रखा है। तो मेरा मानना है कि कर्नल केसरी सिंह जी का जो विजन है वो बहुत अच्छा है, तो आप इस पे विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद।